जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान की और आप देख रहे हैं जनसंसद। आज के जनसंसद में हम ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं, दुख के साथ, क्यों हिंदुस्तान के मीडिया में, हिंदुस्तान के फिल्मों में, हिंदुस्तान के साहित्य में और समाज क्षेत्र में जिनका महत्व लोग दिखा नहीं रहे, महत्व तो बहुत है लेकिन दिखा नहीं रहे, एक ऐसा घटक है जिसकी चर्चा अब नहीं होती, वो है मजदूर। और इसलिए आज के जनसंसद में हम चर्चा करेंगे कि हिंदुस्तान के मजदूरों की स्थिति क्या है और जिनके पसीने पर देश बनता है उनकी इतनी अनदेखी क्यों हो रही है, क्या हो सकता है उनके अच्छे भविष्य के लिए, और उनका निर्माण ही भारत निर्माण है, राष्ट्र निर्माण है, ऐसा हम मानते हैं। और इसलिए आज के जनसंसद में इसकी चर्चा करते हैं। हमारे साथ जो अतिथि उनका परिचय करता हूं, हमारे साथ नलिन सिंह हैं जो फिल्म एक्टर है, निर्माता है। हमारे साथ जयंती लाल जी है, राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय मजदूर संघ के। एक विश्व का एक अलग संगठन है जो केवल मजदूरों की बात नहीं करता बल्कि मालिक की भी, नौकरी देने वाले और नौकरी करने वाले दोनों को मिलकर परिवार मानता है, ऐसे संगठन से आप हैं। पुष्परंजन जी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। मीडिया में भी आप जो घटती न्यूज़ है मजदूरों से संबंधित, इस पर इनको पूछेंगे। हमारे साथ मदन मार्तंड जी है, क्योंकि साहित्य क्षेत्र से इनकी आवाज़ उठनी चाहिए, पहले उठती थी लेकिन अब क्यों नहीं उठती है पूछेंगे। कवि है, बैंक में जॉब करते हैं, हमारे साथ मार्तंड जी भी हैं। हमारे साथ अन्य लोग जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं वो भी अपना परिचय देंगे जब सवाल पूछेंगे। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले, हिंदुस्तान की मजदूरों की स्थिति क्या है ये पहले हम समझेंगे, उसके बाद इसके कारण क्या है, उसके बाद परिणाम क्या है और उपाय क्या होने चाहिए, इस दिशा में जाएंगे। इसलिए पहले स्थिति को समझते हैं। शुरुआत करते हैं भारतीय मजदूर संघ के जो प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, आपसे जयंती जी, आप कैसे देखते हैं इसको, या क्या स्थिति का वर्णन आप करेंगे? सबसे पहले तो मैं चौहान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसा मुद्दा आपने ढूंढा है जो बड़ा महत्व का है और ज्वलंत है, क्योंकि देश का मजदूर देश की रीढ़ होता है, जो प्रोडक्शन करके देश को वैभव की ओर ले जाता है, समृद्धि की ओर ले जाता है, देश के समस्त नागरिकों के जीवन को सुखी बनाने के लिए वो सुख सुविधा के साधन उपलब्ध कराता है। तो जो मजदूर है, वर्कर है, कामगार है, ये किसी भी देश की रीढ़ होती है। और दूसरी ये आवश्यकता है कि वो रीढ़ अगर कमज़ोर होगी, वो अगर लाचार होगी, तो कभी देश खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए इस मुद्दे को चौहान जी ने चुना, ये बहुत बड़ा महत्व का मुद्दा है और उन बधाई देता हूँ मैं उनको कि इस स्टूडियो में, वैसे तो राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, सारे देश के मुद्दों के लिए आप निरंतर अपने देश के लोगों को जागरूक करते ही रहते हैं, किंतु ये बड़ा मुद्दा है। आज की जो स्थिति आ रही है, वास्तव में भारत में तो मजदूर ऐसी कल्पना नहीं थी। इस देश के सारे नागरिक एक परिवार की तरह रहते थे, मिलजुल करके काम करते थे, और किसी गांव में, किसी बस्ती में, किसी मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति अभाव से जीता नहीं था। ये कल्पना भारत की थी, किंतु श्रम प्रधान था देश। खेती हमारे देश का बड़ा मुख्य उद्योग था, बाकी सारे सब्सिडरी थे, और जहाँ पर खेती से उपलब्धि नहीं होती, ऐसी वस्तु को ही बाहर से लाने का प्रयत्न होता था। किंतु आज हम देख रहे हैं कि बाजारवाद बढ़ा है। पश्चिम के चिंतन ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी की जगह आर्थिक मनुष्य भी, प्राणी भी नहीं, मशीन बना दिया है। वो केवल अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता रही भाव जगा, और भारत के भी बहुतांश लोग उससे प्रभावित होकर के अपनी आर्थिक आवश्यकता तक सीमित हो गए। जब आर्थिक चिंतन हो गया तो मालिक अधिक से अधिक मुनाफा चाहता है, मजदूर अधिक से अधिक वेतन चाहता है, और संघर्ष प्रारंभ हुआ। किंतु बिल्कुल, हम एक एक करके आएंगे, शॉर्ट में एक एक करके स्थिति क्या है ये करता हूं। हाँ। तो आज जो स्थिति बनी, हम देख रहे हैं कि देश में मजदूरों की संख्या भी, आंकड़ा सरकार के पास भी नहीं है 2010 में। बिल्कुल, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण घटक है इस देश के लिए, सीमा पर खून बहाने वाला जितना महत्वपूर्ण है, इतना ही महत्वपूर्ण देश के लिए पसीना बहाने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। और
और उसका आंकड़ा देश के पास ना होना, इतने सालों बाद आजादी के बाद भी ना होना, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। और स्थिति को हम कुछ लोगों से समझेंगे जो इस क्षेत्र से आते हैं। आज हम देश को एक संपन्न राष्ट्र की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन मजदूर को आज से 200 साल पीछे हम जो ले जाना चाहते हैं, जब कोई नियम कानून नहीं थे मजदूरों के लिए, आज वही पुनः परिस्थिति बन गई है। आज के हालात में मजदूर कैसे जिंदा रहेगा, उसके सामने गंभीर संकट है। उत्तर प्रदेश में जहां हम आज बैठे हैं, मात्र 7400 रुपये न्यूनतम वेतन है। कट पिट करके मजदूर के हाथ में 6000 वाले राज्य देश में है जी। आंध्र प्रदेश में केवल 5,500 रुपए। जी ऐसे ही लगभग उत्तर प्रदेश में 7400 रुपये है। कट पिट के मजदूर के हाथ में जो है 6000 रुपये आता है। 6000 रुपये में एक मजदूर अपने परिवार के साथ कैसे जिंदा रहेगा, ये उसके सामने गंभीर चुनौती है। 4000 से नीचे एक कमरे का किराया यहाँ नहीं मिलता है। अपने बच्चों को कैसे खिलाएगा और कैसे वो पढ़ाएगा। अगर मजदूर सुखी नहीं रहेगा तो राष्ट्र भी जो है सुखी नहीं रह सकता है। आज की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो या वर्तमान सरकार रही हो या पिछली सरकारें रही हो, मजदूरों की दशा के बारे में सोचने को तैयार नहीं है। मैं यूनिवर्सल प्राइवेटिस्ट लेबर फेडरेशन का राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हूँ, राम नरेश यादव। और यहाँ जो मजदूरों की जो स्थिति है कि गाड़ी के 2 पहिए के बराबर ना तो मालिक चल सकता है, एक पहिया का टूट गया, और ना मजदूर चल सकता है। लेकिन स्थिति यहाँ इतनी नाजुक है कि मजदूरों को नोएडा में पानी पीने के लिए उद्योगों में पानी नहीं है। मजदूर अपने घर से पानी लेके जाता है और 8 से 10 घंटे काम करता है। ये बहुत बड़ी हमारी शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। खाली एक ढिढोरा पीटा जा रहा है कि मजदूरों के लिए हो रहा है, और निजीकरण पे लाके पटक दिया गया है, जिससे बहुत सारी गंभीर समस्या पैदा होने वाली है। मैं DCM श्रीराम ग्रुप में एज ए HR मैनेजर जॉब करता हूं और मैंने कई बार अपने प्रोजेक्ट्स के लिए लेबर हायरिंग की है। तो आज सिर्फ यूपी में नहीं, ऑल अक्रॉस इंडिया में जो मजदूरों की दशा है उसको सिर्फ 2 पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करूंगा कि बहुत करीब पर सबसे दूर हूं, हाँ मैं मजदूर हूं। बहुत करीब पर सबसे दूर हूं, हाँ मैं मजदूर हूं। छत मेरी खुला आकाश, छत मेरी खुला आकाश, 2 रोटी थोड़ा सा प्याज, अच्छे कपड़ों से महरूम हूं, हाँ मैं मजदूर हूं। मजदूर की स्थिति ये है कि ना तो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, ना अच्छा भोजन करा सकता है, और ना ही अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, कंपनियां कहते हैं कि हमने तुम्हारा एसआई खुलवा रखा है, लेकिन एएसआई की स्थिति इतनी ख़राब है कि वहाँ पे इलाज अच्छा नहीं मिलता। अगर हमारा कोई हाथ कट जाए, पैर कट जाए, और मजदूर उसके लिए अपने अप्लाई करता है कि मेरे जो पैसा बनता है वो मिल जाए, उसके लिए भी उसको 3-3 महीने घूमना पड़ता है। मजदूर की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है, अगर हम लेबर कमिश्नर के पास जाएं तो कहते हैं कि मजदूर इस देश की रीढ़ की हड्डी है। सुनने में तो शब्द बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं होता। अगर कोई जरा सी समस्या आ जाए तो उसके लिए हमको चक्कर पे चक्कर काटने पड़ते हैं। बिल्कुल, आप तो कहते इलाज नहीं मिलता, डॉक्टर मिलते कि पहला सवाल है ऐसी जगह पर, शायद डॉक्टर भी नहीं मिलते। डॉक्टर भी नहीं मिलते समय पर सर। ठीक है। मैं एक्सीडी इंडिया लिमिटेड एक जैपनीज कंपनी है, मैं उसका जो है एक मजदूर हूं जो कि निष्कासित हूं। श्रीमान, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी कंपनी जो है 2 शिफ्टों में चलती थी, 12-12 घंटे, और उसके एवज में हमें जो है कि ओवर टाइम के पैसे भी नहीं मिलते थे। इन सब चीज़ों बहुत सारी मुद्दे थे। 10-10 साल काम करते हो गया, 6,000-7,000 रुपये की जो है कि सैलरी थी। 8-8 साल जो है कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम कराया जाए, जिसका कि कुछ भी रिकॉर्ड भी नहीं है। तो हम लोग इसके जो है कि लेकर जो है कि संगठित हुए, और हमारे कंपनी ने जो है कि हम लोगों को निकाल दिया, 60 एकदम से निकाल दिया। उनको जो है कि कुछ अता पता ही नहीं, निकाल दिया। गेट लड़के जो है कि अभी जो है कि 8 महीने हो गया निकाल दिया, और 13 लोगों को सस्पेंड कर रखा है। स्थिति यह है कि यहाँ की जो श्रम मंत्री हैं, श्रम कमिश्नर हैं, उनके पास जो है कि जाओ, वो कुछ भी नहीं सुनते, ना ही यहाँ का कोई प्रशासनिक कुछ भी सुनता है। वो सिर्फ जो है कि मालिकों का ही सुनता है। तो पहली बात यह है कि आज़ादी के बाद से देखने को मिला
कि धीरे धीरे हम इतनी तरक्की की तरफ गए कि हम अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों से गायब हो गए। आजकल हमने देखा है पिछले 15-20 सालों से यूपी के अंदर खास करके इलेक्शन के समय में भी मजदूर शब्द किसी के एजेंडे में नहीं आता। हमारे हिसाब से हिंदुस्तान की जो व्यवस्था हो गई है जस्ट कुकर प्रेशर हो गई है। कुकर प्रेशर फटे नहीं गैस की वजह से, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। जब गैस ज़्यादा होता है ढक्कन उठ जाता है, हवा निकल जाती है। मजदूरों की हालत वही हो गई है। मजदूर जब तेज आंदोलन करता है, किसान जब तेज आंदोलन करता है, तब सरकारों के कानों पे जू रेंगती है। अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से वो नहीं चलते हैं, उसी का रिजल्ट है कि मजदूर की ये हालत है। धन्यवाद। बिल्कुल। पुष्परंजन जी, क्या भारत का मीडिया भी वो शिट्टी का ही काम करता है, बस जब प्रेशर बन जाए तभी न्यूज़ दिखाता है, बाकी समय में कुछ बोलता ही नहीं है? नहीं, देखिए यहाँ मैं मीडिया का रक्षक के रूप में नहीं, एक निष्पक्ष तरीके से बात को रखनी चाहिए। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में भी शोषण बहुत भयानक है। मजदूरों का जो वहाँ पर जो लड़के काम करते हैं उनका भी भयानक शोषण हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। आपको ध्यान होगा हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में 16 साल तक लगातार कस्तूरबा गांधी मार्ग पर हड़ताल लगातार चली मजदूरों की। वेजेज को लेके ये हड़ताल शुरू हुई थी और उसका समाधान अब इस पिछले साल कुछ कोर्ट के थ्रू हुआ था। आज भी लेबर लॉ को कोई फॉलो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं लगता है करता है। आज भी लड़के वहाँ पर 8-8 हज़ार, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार, जिस ऑर्गेनाइजेशन में लेबर लॉ को नहीं फॉलो किया जाता है, जिस चैनल में लेबर लॉ को फॉलो नहीं किया जाता है, वहाँ आप ये सोचते हो कि श्रम कानून का लोग पालन करते होंगे या उसको उसकी आवाज उठाएंगे, तो संभव ही नहीं, संभव ही नहीं है। ये जमीनी सच्चाई है ये। बिल्कुल। कवि के रूप में एक साहित्य क्षेत्र इस स्थिति को कैसे अभिव्यक्त करता है? इसकी अभिव्यक्ति का मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ सारे अपने उन लोगों को जो यहाँ आए हैं, और सुदर्शन में जो चौहान जी ने कार्यक्रम किया है। हमारे यहाँ बाबा तुलसी ने एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है कि हम कलयुग में जहाँ भटकेंगे स्थिति के मूल कारण हैं। हमने विदेशी आक्रांताओं के आने के बाद हमारे यहाँ जो पद्धतियाँ दी गई, कहीं से कहीं ना कहीं जाकर हमें सबने अपनी सहभागिता केवल और केवल आर्थिक शोषण तक आ गई है। सहभागिता जहां कहीं भी मजदूर बैठेगा, बिना नींव के पत्थर के हम बिल्डिंग नहीं बना सकते, किसी भवन का निर्माण नहीं हो सकता है। उस मूल के पत्थर को, नींव का पत्थर है जो अपना पसीना बहाता है, जो उस बिल्डिंग को तैयार करता है, खड़ा करता है, उस सहभागिता को हम भूल गए हैं। वासुदेव कुटुंबकम की परंपरा को मानने वाले लोग हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। एक मजदूर जो सारा दिन काम करता है, मैं चौहान की आपको बताना चाहता हूं भारतीय जनता को, मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूं। ये 7400 रुपये मजदूरी नहीं, हमारे यहाँ मजदूरों को मात्र 150 रुपये दिया जाता है और 100 रुपये, और 12 से 14 घंटे काम कराया जाता है। हमारे देश के वो लोग जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने हमारे मजदूरों को, हमारी इस परंपराओं को तोड़ने के अलावा और कोई काम नहीं किया। आज यहाँ मजदूर वर्ग भी है, मालिक भी बैठे हैं। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं हम केवल कानूनों तक न जाएं। मर्यादाएं अब तोड़ने से कौन डरता है? भूखे गरीब पेट को अब कौन भरता है? मर्यादाएं अब तोड़ने से कौन डरता है? भूखे गरीब पेट को अब कौन भरता है? माता पिता गुरु वृद्ध और मजदूरों की बोलो मदन निस्वार्थ सेवा अब कौन करता है? अभी मेरे किसी भाई ने बताया स्थिति अगर इतनी भयावह है कि हम अपने मजदूर को, जिसकी दम पर हम 10-10 मंजिला बिल्डिंगों में रहते हैं, हम ऐसी बंगलों में रहते, 50-50 लाख 4-4 करोड़ की गाड़ियों में घूमते, अगर हम उस मजदूर को पानी नहीं पिला सकते, इससे ज्यादा और शर्मनाक इस सनातन धर्म में और क्या हो सकता है, जिस धर्म में वसुधा को कुटुंब माना गया हो। हम चाहते हैं, मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, चाहे उद्योगपति हो, पत्रकार हो, फिल्मी जगत के लोग हों। बिल्कुल। तो ये स्थिति है, हम स्थिति पर चर्चा करें। एक छोटा सा हम यहां पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे जनसंसद जारी। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप जनसंसद देख रहे हैं और आज के जनसंसद में हमने मुद्दा आपके सामने लाया है मजदूर का। लेबर डे अभी मनाया गया। देश में कहीं छोटी छोटी चीज़ें, कहीं पर अखबारों में खबर के रूप में, कहीं सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट के रूप में, किसी कविता के रूप में तो आई। लेकिन मुझे भी याद है, मैं ग्रामीण क्षेत्र से, आंचल से आता हूँ, शिरडी से, महाराष्ट्र से। कभी मजदूर दिन मनाया जाता था कितने बड़े पैमाने पर, लेकिन अब दिनों दिन जैसे जैसे साल बीत रहे ये घट रहा है, स्थिति भी खराब होती जा रही है। क्या कारण है, इस पर हम चर्चा जब करेंगे
तो मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि हिंदुस्तान में पहले जो फिल्में बनती थी, जो पिक्चरें बनती थी, उनमें नायक जो होता था वो लेबर होता था, मजदूर होता था। उसकी स्थिति को दिखाया जाता था, वो कहाँ से आया, कहाँ गया, क्या 1-1.5 दशक तो केवल लेबर पर ही फिल्में बनी, और वो काम करने वाले लोग बड़े बड़े नायक महानायक के रूप में बॉलीवुड में प्रस्थापित भी हुए। लेकिन क्या कारण है कि अभी बॉलीवुड लेबर मजदूर का प्रतिनिधित्व नहीं करता? मेजर रीज़न ये है कि मूवीज़ के जो फाइनेंस करते हैं वो लेबर पैसा नहीं देते हैं, वो या तो कैपिटलिस्ट पैसा देते हैं, या अगर मजदूरों के ऊपर कुछ बनती भी है तो वो नक्सलवाद के रूप में बनती है। जाहिर सी बात है उनकी फंडिंग किस किस रूप से आती है, और वही विषय बिल्कुल बड़ा प्रखर सत्य आपने रखा है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान के मीडिया में, फिल्मों में, इवन साहित्य में भी पैसा, और वो भी विदेशी पैसा काम करता है, और इसलिए आपने सत्य स्वीकारा है। आपको एक और भी कारण मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में, फिल्मों में ये क्यों नहीं है, तो एक बड़ा कारण ये है कि पहले आम व्यक्ति फिल्म में हीरो, फिल्म में कथा लेखक, पटकथा लेखक, डायरेक्टर बनता था। वो गांव से उठकर मुंबई में जाता था, भले लोकल स्टेशन पर सोता था, फुटपाथ पर सोता था, फिर फिल्म इंडस्ट्री में मेहनत करता था। स्वाभाविक था, उसने वो दुनिया देखी थी, लेबर देखा था, मजदूर देखा था, उनकी दुनिया देखी थी, इसलिए उसके अभिव्यक्ति में इसका प्रकटीकरण होता था। लेकिन आज बॉलीवुड में परंपरा के साथ बाप का बेटा हीरो बन रहा है, और जो दूसरे आ रहे वो भी सोने का चम्मच मुंह में लेकर आ रहे हैं। आम व्यक्ति की वहां तक पहुंच ही नहीं है, वो मुंबई जाने तक की भी नहीं सोचता है। ऐसे में वो फिल्मों से अभिव्यक्ति कैसे करेगा? ये भी एक बड़ा कारण है, ऐसा मुझे लगता है। सेम कारण मीडिया में भी है। आपका क्या कहना? जी बिल्कुल, देखिए स्क्रिप्ट राइटिंग जो हो रही है, वो दुबई में बैठा हुआ कोई जो फाइनेंसर है, वो कहता है आओ बैठो, स्क्रिप्ट मैं बताता हूँ, ये हटाओ एक तरफ और इस तरह से लिखो आप। और मीडिया मैनेजर जो उनके बैठे हुए होते हैं, वो पहले फिल्म रिलीज होने से पहले उसकी पूरी पृष्ठभूमि बनती है, प्रचार किया जाता है उसी तरीके से। तो कुल मिला के एक सामाजिक बेईमानी भी हो रही है। जो आपने मुद्दा उठाया कि कैसे एक गाँव का आदमी स्क्रिप्ट जाके लिखता था, वो किसी जमाने में मंटो जैसे लोग होते हैं। आज जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, आज जो डायरेक्टर कर रहे हैं, आज जो एक्टिंग कर रहे हैं, जो फाइनेंसर कह रहा है, उसने वो देखा ही नहीं है। वो युग नहीं देखा, दुनिया नहीं देखी, वो हिंदुस्तान नहीं देखा जहां पर ये सब स्थिति है। आप क्या कारण मानते हैं? यही कारण जो फिल्में हैं, और उधर आप उन्होंने कहा था, हमारे पत्रकार जगत से आए बंधु ने, कि उद्योग और राजनीतिज्ञों का भी गठजोड़ हुआ है, और 80 के दशक से ये चल पड़ा। इस गठजोड़ के कारण से मजदूर, देश की सामाजिक, ग्रामीण विकास, इन सब के मुद्दे पीछे छूट गए हैं, और सत्ता में भी और राजनीति में भी भ्रष्टाचार बढ़ा। और इसी के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी भी हमारी अपने स्वार्थों को ही पूरा करने वाली बनी है। एक उदाहरण मैं देख करके इस विषय को छोटा समाप्त करूंगा कि बांसवाड़ा राजस्थान का एक बड़ा ट्राइबल एरिया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम बनी थी वहाँ के ट्राइबल के छोटे से 20 गांवों के एक जो छोटा सा एरिया था उसके डेवलपमेंट के लिए 3 करोड़ की वो सैंक्शन स्कीम 10 साल तक फाइलों में दबी रही, क्योंकि उसमें था कि लोकल जो बेनिफिशरी है उनके माध्यम से ही काम करवाना, उनकी कमेटी बनाना, उस कमेटी के माध्यम से काम करना। तो उसमें ब्यूरोक्रेट्स को और राजनीतिकों को पैसा खाने का अवसर नहीं था। तो 3 करोड़ रुपए की एक छोटे से एरिया के लिए स्कीम सैंक्शन की हुई 10 साल तक दबी रही। यानी ब्यूरोक्रेसी में बैठने वाले लोग भी देखते हैं मुझे कुछ फायदा है उस योजना को इम्प्लीमेंट करना, मुझे कोई कमाई नहीं है, कोई फायदा नहीं है, उसमें देखना भी नहीं। ये जो बन गया हमारे देश में, ये मजदूर वर्ग के लिए भी यही एक बड़ा संकट रहा है। मजदूर कानून बहुत बने हैं, कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं, हमारे भाइयों ने कहा सब रोज हम फेस कर रहे हैं। मजदूरों के लिए लेबर डिपार्टमेंट बना है, किंतु वो लेबर के लिए नहीं है, वो एम्प्लॉयर के लिए ही काम करता है। ये स्थिति बहुत उदाहरण दे सकता हूँ, समय की एक मर्यादा है। तो ये जो गिरावट आई है हमारे शीर्ष लोगों में, नेतृत्व करने वालों में, उसके कारण से मजदूर सबसे अधिक संकट में रहा है। आज भी मध्य प्रदेश में जाएंगे तो बीड़ी बनाने वाले व्यक्ति को 1000 का 60 रुपये ही मिलता है। आज आप कल्पना कर सकते हैं क्या? हम अब तक हम जो अभी तक चर्चा कर चुके हैं वो फिर भी संगठित मजदूर की थी। अगर जिसकी बात आप करें उस असंगठित की बात करेंगे तो बहुत मिलेगा, तो और ज्यादा खराब स्थिति है। मनरेगा के मजदूर को पूरा पैसा नहीं मिलता। मैं गया डिंडोरी में, ट्राइबल एरिया मध्य प्रदेश का,
3-3 साल से पेमेंट बकाया है, चक्कर खाते मिलता नहीं। 60 लाख रुपए का एक ब्लॉक में 3 साल से पेमेंट ही नहीं हो रहा। आंदोलन करना पड़ा, कलेक्टर के ऑफिस में जो कुछ न्यूसेंस जिसको कहते हैं वो भी करना पड़ा, घुस गए अंदर, तोड़फोड़ किया, सारे कर्मचारी भाग गए। तब कलेक्टर ने बातचीत की और उनका 1 सप्ताह में इनका पेमेंट करो। कलेक्टर को पता ही नहीं कि मेरे जिले में क्या हो रहा। बिल्कुल, क्या कारण है, इस पर हम नजर डाल रहे हैं। मैं ऑल इंडिया प्लास्टिक इंडस्ट्री एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ जी, और मेरी अपनी भी फैक्ट्री है। मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे, ये जो रोज़गार देने वाला है और जो रोज़गार पाने वाला है एक दूसरे के पूरक हैं। यदि दोनों नहीं है तो वैल्यू क्रिएशन होएगा ही नहीं। आज मैं तो मशीन नहीं चलाऊंगा, मजदूर चलाएगा। तो यदि हम एक दूसरे का हित नहीं सोचेंगे तो गाड़ी आगे चलेगी नहीं। मैं टैक्स देता हूँ, 10, 20, 25 आदमी को रोटी देता हूँ, मेरी कोई सेहत कोई नहीं पूछता, ना गवर्नमेंट में, ना कानून में, ना समाज में। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पूरक हैं। यदि आज लेबर बीमार पड़ गई तो मेरी मशीन तो बंद हो गई, ना मुझे रोटी मिलेगी ना उसे। तो कोई आदमी मेरी सेहत के विषय में भी गवर्नमेंट में, समाज में पूछे, साहब आप ठीक हैं, आपको तो बुखार नहीं है, क्योंकि कारखाना तो मैं ही चलाऊंगा जनाब, मेरा मजदूर तो नहीं चलाएगा, मैं ही इन्वेस्टमेंट करूंगा। हाँ, जो खून पीने वाली बात है, जो निचोड़ने वाली बात है, मैं उसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। शेयर करें। हाँ साहब, 10 रुपये कमाए, आप भी लीजिए मैं भी लूँ, दोनों खुश होके और रोटी खाएं। जो आपने पुराने संस्कार की बात करी, मैं उससे पूरी तरह एग्री करता हूँ। आई एग्री विद रवि अग्रवाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें एक थोड़ा सा एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय उन लोगों का रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में अगर मैं जाता हूँ या एक नॉर्मल बिजनेसमैन के उसमें जाता हूँ, एक साइकोलॉजिकल वाली बात है। एक आदमी छुट्टी लेता है, उसको ये काम है, अर्जेंटली छुट्टी लेता है, कोई कारण हो या जो भी हो, वो ये सोचता है मेरा तो सिर्फ 1 दिन की तनख्वाह कटेगी। उसको ये नहीं वो साइकोलॉजिकली सोचता कि मेरे एब्सेंस से आगे क्या इम्प्लीकेशंस पड़ेंगी। मेरी सपोज अगर 500 रुपया दिन का कटा, तो ये 500 रुपये हो सकता है कि पूरे कारखाने को या पूरे उस बिजनेस में 5000 का नुकसान दे जाएगी। तो ये एक साइकोलॉजी, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत से एग्जांपल ये हम सुनना चाहते हैं, इसलिए तो आप लोगों को हमने आप बुलाया। हाँ, ओनर मेरे हिसाब से फैक्ट्री लेबर से होता है। लेबर फैक्ट्री में लेबर नहीं आती या लेबर स्ट्राइक कर जाती तो फैक्ट्री बंद हो जाती है। तो असली ओनर कौन हुआ? लेबर हुई। ये दोनों जरूरी है, क्योंकि अगर फैक्ट्रियां नहीं चली तो लेबर सड़क पे आ जाएगा। दोनों जरूरी है। उसके लिए गवर्नमेंट जो है ना, सप्लाई और डिमांड का कंसेप्ट है। इंडिया में लेबर की सप्लाई ज़्यादा है, क्योंकि जब से इंडस्ट्री एक्ट बना 1951 में, देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद कोई चेंजिंग नहीं करी, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। सप्लाई लेबर की ज़्यादा होने से उसको अपने लेवल के हिसाब से देखिए, आपने जो कहा सप्लाई और डिमांड, ये बाजार का नियम है, ये परिवार का नियम नहीं है। घर में ज़्यादा लोग हो जाए तो कोई आप क्या करते हैं? ये हम हिंदुस्तान में बात करें, हमने बाजार की बात नहीं करनी चाहिए, परिवार की बात करनी चाहिए। इंडिया में लेबर जो है वर्कर ज़्यादा हैं। अगर यही लेबर वर्कर, अगर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला है, अगर ये आपकी सप्लाई कम हो जाती है, बुरा मत मानना, तो आप सैलरी इंक्रीज कर दोगे, दूसरे आदमी को रख लोगे कल ही। लेबर वर्किंग ज़्यादा है, डिमांड जो है। आप फिर आप मेरा मुद्दा नहीं समझे। यही तो मैं कह रहा हूं, अगर ज्यादा है तो उस एंगल से सोचना चाहिए, व्यवस्था वैसी निर्माण करनी चाहिए। गवर्नमेंट करेगी ना जी। गवर्नमेंट ने किया है, जब 1951 से एक्ट बना, इंडस्ट्री एक्ट, उसमें लेबर तो बढ़ गई, हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई। सरकार की भूमिका, हाँ पीछे जब जनाब बोले कि सप्लाई ज्यादा है मजदूर की, तो इसके लिए उद्योग कम है। सरकार जो उद्योग का, रोजगार का व्यवस्था सरकार को जिस स्तर पे करना चाहिए, उस स्तर पे सरकार प्रयास नहीं कर रही है। अगर सरकार प्रयास करे तो जो मिल मालिकों के ऊपर मजदूरों का ज़्यादा दबाव है, ये कम हो जाएगा। वहाँ सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिक जो है अपना व्यवस्था को ठीक करेंगे। मजदूर ज़्यादा है और रोजगार कम है, तो इस स्थिति का लाभ
मैनेजमेंट उठा रही है, मालिक उठा रहे हैं और मजदूर प्रताड़ित हो रहा है। जो चीज़ें आ रही है कि लेबर ज़्यादा हो रहा है और इंडस्ट्रीज कम हो रही है, तो हम अभी बात कर रहे हैं कि हम जस्ट परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपनी सभ्यता संस्कृति के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें हम सरकार पे भी नहीं थोप सकते, क्योंकि उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी यहाँ बैठे हुए हैं। क्या उद्योग जगत के प्रतिनिधि ने सोचा कि हम कुछ और एक कदम आगे बढ़ के और इंडस्ट्रीज लगाएं? नंबर एक। नंबर दूसरा, क्या उन्होंने 8 घंटे के बाद ओवर टाइम करवाने के बजाय एक्स्ट्रा वर्कर अपनी रोल पे रखा? क्या अपनी जिम्मेदारी समझ करके और लोगों को रोजगार देने की क्रिया करी? क्या हमने 95% कारखानों के अंदर देखा है, खासकर नोएडा के अंदर, जो इंडस्ट्रीज 8 घंटे के बजाय 12-12 घंटे चलती है, वहीं वर्कर 12 घंटे ड्यूटी करता है। ना उसको समय मिल पाता है, एक तो उसकी मजबूरी है कि वेतन कम होने से उसका खर्चा नहीं चल पा रहा, उसकी मजबूरी हो जा रही कि वो ड्यूटी करे 12 घंटे। लेकिन मालिक भी अपने ESI, PF इन सारी चीज़ों से बचने के लिए एक्स्ट्रा वर्कर नहीं रखते हैं, उन्हीं वर्करों से ओवर टाइम सिंगल देकर के काम करते हैं। ये भी एक कारण है। बिल्कुल। हम जरा अभी परिणामों की दिशा में आगे बढ़ते हैं कि ऐसा ही होता रहा तो क्या परिणाम होंगे? सर, मैं 2 चीज़ कहना चाह रहा हूँ। श्रीमान जी ने कहा कि मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स देता हूँ। क्या सभी कंपनियां जो है कि लीगल टैक्स देती हैं? सबसे बड़ा इशू है जो भी विदेशी कंपनियां हैं, MNC कंपनियां, ये बहुत बड़ा सच्चाई है कि उनकी 2 बैलेंस शीटें होती हैं, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए दूसरी और जो है कंपनी को दिखाने के लिए दूसरी। सबसे बड़ी चोरी तो वहीं करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीजें, उनके जो कुछ लोग होते हैं मैनेजमेंट के जो टॉप लेवल होती है, उनके तो इतने मोटे पेट हो जाते हैं कि कहने वाली बात नहीं, क्योंकि वो तो टैक्स जो है कि वहां से भी चोरी करके दिखा रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं। और दूसरी चीजें क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयमेंट लाओ, एम्प्लॉयमेंट लाओ। एम्प्लॉयमेंट तो ला रहे हैं ये, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि जो कच्चा माल हमारा जो है कि जो इंडिया में अवेलेबल है, वो कच्चा माल हम इंडिया से क्यों न लें? उससे भी तो 10-5 कंपनियां आगे बढ़ सकती हैं। वो कच्चा माल सीधा विदेश से, जिस कंपनी की, जैसे जैपनीज कंपनी है, वो जैपनीज से कच्चा माल लेके आती है। जो कोरियन कंपनी है, वो सारा कोरिया से जो है कच्चा माल लेके आती है। वो जो है एक मतलब दूसरे तरीके से हमारे भारत का पैसा जो अपने देश में ले जा रही है। बिल्कुल, असेंबलिंग केवल यहाँ पर हो रही है। आप क्या परिणाम देखते हैं कि क्या परिणाम होगा ऐसा चलता है? देखिए, पूरी जो नीति है ना सरकार की, वो भी बड़ी गड़मड़ झोल इतने हैं उसमें। एक संस्था है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नासो। ये संस्था देखिए 2009 से में जो आंकड़ा दिया था वो अभी तक उसको अपडेट नहीं किया है। उस समय एम्प्लॉयमेंट इस देश में 46.5 करोड़ की संख्या बताई थी। इसको अपडेट नहीं किया, उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो आप चर्चा जिसकी कर रहे थे। तो जब भी हम लोग एज ए पत्रकार जाते हैं सरकार से अपडेट लेने के लिए कि बताइए साहब इस समय देश में रोजगार के अवसर कितने हैं, बेरोजगार कितने हैं, कितनी लेबर फोर्स है, सरकार उससे अपडेट नहीं है। यूरोप वाले देश में, यूरोप या दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर हर 3 महीने पर एम्प्लॉयमेंट का खुलासा होता है कि सरकार के पास कितने रोजगार हैं, क्या हैं। अपने देश में हर साल का कानून बना हुआ है कि हर साल आपको रोजगार का, लेकिन 2009 से अपडेटेड है ही नहीं, कोई तालमेल ही नहीं है। आप क्या परिणाम देखते हैं? देखिए, ये समस्या बहुत गंभीर हो रही है। 1-2 आंकड़े देख करके फिर मैं इसके विषय पर आता हूँ। उन्होंने जो पीछे कहा था मल्टीनेशनल कंपनियों का हाल क्या है, अभी चेन्नई में हुंडई कार की एक कंपनी है, पिछले दिनों में चर्चा में भी आई थी। थोड़े से आंकड़े देता हूँ मैं। वहाँ परमानेंट वर्कर है, उनको 2,80,000 रुपया का पैकेज है साल भर का। जो प्रोबेशन पर है उनको 1,05,000 का है। ट्रेनी है उनको केवल 5,400 रुपया, और ट्रेनिंग के बाद भी अप्रेंटिस है, कंपनी ने अप्रेंटिस रखा, उनके लिए 4,500 रुपया है। और गवर्नमेंट भी अप्रेंटिसशिप के लिए कुछ लोगों को नॉमिनेट करती कंपनियों में, उनको केवल 2,600 रुपया देता था। ये आंकड़े 4 साल पहले के हैं। और ठेका वर्कर है 4,600 वहाँ पर, उनको केवल 3,100 रुपया था 2010 में। और यही संख्या सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक कितना अंतर है। अब ये जो वेजेज का अंतर है और ठेका सिस्टम आ गया अभी सारे देश में, अभी विषय बदलेगा थोड़ा, किंतु धीरे धीरे सब जगह बड़ी संख्या में
ऑर्गेनाइज सेक्टर में 67% ठेका वर्कर आ गए, परमानेंट वर्कर खत्म हो गए। आप परमानेंट वर्कर की लायबिलिटी लेने से कतराते हैं, किंतु किसी भी व्यक्ति को रोजी रोटी तो स्थायी चाहिए। आज उसको रोटी मिल रही, कल हटा देंगे तो उसके परिवार का क्या होगा? ये अमानवीय आर्थिक व्यवस्था आ रही है। इसके लिए सरकार, उद्योगपति और कहीं कहीं हम सब लोग भी, नहीं हम कोई बाकी नहीं है, सबके सब जिम्मेदार हैं। तो ट्रेड यूनियन को भी जिम्मेदार बनना होगा। मारुति में जो मुद्दा हुआ था पिछली बार, आपने सुना होगा, वहाँ कोई सेंट्रल ट्रेड यूनियन नहीं था, लोकल ट्रेड यूनियन बनते ही वहाँ के वर्कर को निकाल दिया गया था। निकालने के बाद उनका कोई सुनवाई नहीं। मैं अभी आसाम गया, चाय बागान का एक मुद्दा आपके सामने रखता हूँ, बड़ा दर्दनाक है। उसको नक्सलवाद कह करके वहाँ के लोगों ने उड़ा दिया। एक चाय बागान में पति पत्नी दोनों काम करते वर्कर होते हैं, उनका वेज ज़्यादा नहीं होता, वहाँ भी 100 रुपया, अभी शायद 160 रुपया वहाँ मिलता है चाय वर्कर में, चाय बागान में। दोनों पति पत्नी काम करते थे। उनका लड़का थोड़ा सा पढ़ गया तो चेन्नई में काम करने चला गया। पिताजी की मृत्यु हो गई, माँ वहाँ काम करती थी, वहाँ भी 58 साल में रिटायरमेंट का सिस्टम है, उसको रिटायर कर दिया तो तुम ये जो बागान में तुम्हारे लिए घर बना रखा, इसको खाली करके जाओ। उस वर्कर का कहीं घर नहीं था, क्योंकि वो सारे हमारे ट्राइबल के लोग झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, कभी आसाम में जाकर के काम करने लगे। तो उन्होंने कहा कि व्यवस्था करते हैं, बेटे को बुलाती हूँ, घर मेरा बन जाएगा, फिर खाली कर देंगे। मैनेजमेंट ने उसका घर तोड़ दिया, उस बुढ़िया को, और बागान से बाहर डाल दिया। लड़के को मालूम पड़ा, चेन्नई से वो छुट्टी लेकर के आया, कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने कुछ लड़कों को इकट्ठा किया, उस बागान के मालिक को, पति पत्नी को, दोनों को फांसी पर लटका दिया पेड़ पर। बताइए, ये घटना बड़ी हुई है, अखबार ने वो उसको मार दिया, मैनेजर को, ये बात लिखी है। किंतु उस बुढ़िया के साथ जो व्यवहार किया, ये मानवीय था क्या? जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है उसके परिणाम, और आज सारी इंडस्ट्रीज में ये हो रहा है। मल्टीनेशनल में कोई आवाज़ नहीं, यूनियन नहीं बन सकती है। मारुति में भी ऐसा ही मामला था। आप वर्कर की आवाज़ को दबाएंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे नहीं, कोई आपस का संवाद का प्लेटफॉर्म नहीं होगा, तो क्या होगा? तो ये आवश्यक है, जैसा सब सोचते हैं, सारे विषय निकल रहा है कि एक इंडस्ट्री को एक परिवार बना के चलिए। वो मजदूर और मालिक एक परिवार का हिस्सा है, उनका संबंध एक नहीं। घनश्याम दास जी बिरला जी को आप नाम सुना होगा, मैंने पढ़ा है। वो अपने वर्कर को अपने बेटे के समान समझते थे, किसी के भी दुख दर्द में वो चिंता करते थे। उनका उद्योग छोटा था, जिसमें की बात है। किंतु आज क्या हो रहा है? वर्कर से कोई रिश्ता नहीं है, मानवीय संबंध भी नहीं है। जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है, उसका परिणाम तो हिंसा ही होगा, संघर्ष ही होगा, और क्या हो सकता है? इससे बचने के लिए आवश्यकता है, कानून बने हैं, कानून से भी अधिक अपना मानवीय रिश्ता होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, उसके रोजी रोटी की व्यवस्था करेंगे, प्रेम का संबंध बनेगा तो कोई वर्कर हड़ताल नहीं करता है। उसकी आवश्यकता पूर्ति होनी चाहिए। मजदूर अपने परिवार को चलाने के लिए काम करता है जी, वो मनोरंजन के लिए नहीं आता, वहाँ वो ऐसा आराम करने नहीं आता है। बिल्कुल, बहुत तो ये बड़ा मुद्दा है। मैं एक तथ्य और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि अभी सरकार की भूमिका की बात हुई थी, तो 2014 के बाद से जब से सरकार परिवर्तन हुआ है, केंद्र में, प्रदेश में भी अभी हुआ है, तो सरकार भी इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य कर रही है। और हम सभी को गर्व है कि आज हमारे शीर्ष नेतृत्व पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, वो अपने को प्रधानमंत्री नहीं वरन प्रधान मजदूर, प्रधान सेवक मानता है। और एक छोटे से उदाहरण के साथ अपनी बात को रखूंगा मैं कि निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकारों ने जिन किसानों को, मजदूरों को बिल्कुल योजनाओं से बाहर कर दिया था, वो आज कहीं ना कहीं केंद्र में आ रहे हैं। मजदूरों पर भी छोटी सी एक अभी हुआ, 15,000 पहले जो ESIC की लिमिट थी उसे बढ़ाकर 21,000 किया गया है। तो आज कहीं ना कहीं दिशा, मजदूरों की दशा शोचनीय है पर भविष्य आशान्वित है। बिल्कुल, अपनी बात, वही बात है जो मैंने कही थी कि फिल्मों में, मीडिया में जब मजदूर नहीं है, उनके परिवार नहीं है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं। मोदी जी ने ये सब देखा है, भोगा है, इसलिए वो संवेदनशील है। तो राजनीतिक नेतृत्व भी वहां से आना चाहिए, और इसलिए हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई है कि आम व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सके। इसलिए सारे क्षेत्रों में ये प्रतिनिधित्व जरूरी है। एक और बात हमेशा मीडिया में आती है कि जो लोगों का स्वास्थ्य है या उनके शरीर में कुपोषण बढ़ रहा है, समाज में आंकड़े कुपोषण के बढ़ रहे हैं। अगर इतनी कम सैलरी मिलेगी, कई आपने जो आंकड़े बताए, तो वो आदमी खाएगा क्या? 2 वक्त तो खाना भी नहीं खा सकता,
कई जगह तो एक ही वक्त खाना खा पाएगा, घर के सारे सदस्य खाना नहीं खा पाएंगे, तो उसके शरीर में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात सरकारें करती है, संस्थाएं करती है, मीडिया करती है कि इतना फलाना विटामिन होना चाहिए, कि कुछ है ही नहीं, उसमें जान बची है, यही बहुत बड़ी बात है, बाकी क्या बचा है उसमें, ये कैसे आएगा। और इसलिए ये एक बड़ा दुखद परिणाम है। हम अब उपाय की दिशा में आगे बढ़ते हैं। उपाय की दिशा में आगे बढ़ने के पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। जनसंसद जारी। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जनसंसद देख रहे हैं आप। जनसंसद में हमने मुद्दा लिया है इस देश के लिए पसीना बहाने वाले मजदूर का, जिसकी आजकल कहीं सुनवाई नहीं, चर्चा नहीं, और उसके हाल लेने वाला भी कोई नहीं। बड़ी अच्छी स्थिति, कारण परिणाम की चर्चा हमने यहाँ की कि कितनी खराब स्थिति है। अब हम उपाय क्या हो सकता है इस दिशा में जाते हैं, क्योंकि सुदर्शन में केवल हम हो हल्ला नहीं करते, हम उपाय के साथ हर कार्यक्रम को खत्म करते। इसलिए क्या उपाय हो सकते हैं, मजदूर भी और जॉब देने वाले भी और मीडिया के क्षेत्र के लोग भी और मजदूर यूनियन भी यहाँ पर उपस्थित है। हम उपाय की चर्चा शुरू कर देते हैं। मैं इंडस्ट्री की तरफ से एक बात कहना चाहूँगा। मैं भाई साहब से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो पारिवारिक संबंध है, जो हमारे पुश्तैनी चले आ रहे हैं, उसको बने रहने देना चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, जो लघु इकाई हैं, माइक्रो स्मॉल सेक्टर, जहाँ मजदूर की संख्या 15, 17, 18 है, उन पर से यदि आज कानूनी शिकंजा हट जाए तो बहुत अच्छा हो। लेट देम डेवलप। उनको आप एक बार छोड़े तो सही। आपने कानून बना दिए, बांध दिया, जैसे भाई साहब बता रहे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आ रहा है, क्यों आज मैंने वर्कर पक्का रख लिया, उसकी सैलरी देने को आज तो मेरे पास प्रॉफिट हो गया, हो सकता है कल ना हो। और यदि मैं पारिवारिक संबंध रखूँ, भाई दुख विपदा मेरे ऊपर पड़ी है, आप भी चलें और मैं भी साथ चलूं, वो पारिवारिक संबंध बना रहे। इसलिए मेरा सिर्फ गुजारिश है, कानून में बदलाव लाना चाहिए। ठीक है। नहीं, मुझे क्या लगता है कि जो एक लेफ्ट की विचारधारा हिंदुस्तान में आई, जिसने कहा कि तुम्हारा जॉब देने वाला जो है वो तुम्हारा खून चूसने वाला है, ये विचारधारा भी गलत है। ये विचारधारा गलत है। आपको काम देने वाला व्यक्ति केवल शोषण करता है, ये कहना भी गलत है। देखिए, मुंबई में जितना बड़ा लेबर, आपको पता है, उसको गिरनी कामगार बोलते थे महाराष्ट्र में, वहां पर इतने लंबे लंबे अनशन चले, हड़तालें चली कि फाइनली बंद हो गई। आखिर उद्योगपति को क्या है, उद्योगपति की एक यूनिट बंद हो जाएगी, उद्योगपति तो उद्योगपति रहेगा। लेकिन क्या अगर मजदूर क्षेत्र के लोग भी एक हिंदुस्तानी सोच के आधार पर अपना व्यवहार रखें, तो हम बदल नहीं सकते क्या स्थिति को? जी बिल्कुल बदल सकते हैं। मजदूर या ट्रेड यूनियन कभी नहीं चाहती कि उनके हल्ला मचाना पड़े, धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, हड़ताल करना पड़े। लेकिन ट्रेड यूनियन की और मजदूरों की व्यवस्था है कि जब उनकी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा तो उनको आंदोलन पे जाना होता है। हम भी चाहते हैं, आवाज इसलिए लगानी पड़ रही है ना, क्योंकि संवाद नहीं है। मालिक और आप आपस में बात नहीं कर रहे, तो संवाद स्थापित हो, यही तो हम कह रहे हैं। क्योंकि हम उपाय की दिशा में नक्सलवादी सोच वाला उपाय नहीं बता सकते, हम हिंदुस्तानी सोच वाला उपाय बता सकते हैं। देश के अंदर जो कानून है, उन कानूनों को अगर लागू किया जाए तो बहुत बड़े विवादों से बचा जा सकता है। आज देश के अंदर किस बात को लेकर के विवाद है? मजदूर कहता है कि मेरा नाम रजिस्टर पर लिखिए, मुझे ईएसआई का मेंबर बनाइए, मुझे पीएफ का मेंबर बनाइए, मुझे बोनस दीजिए, मुझे होना ही चाहिए। कानूनों का तो देश का मजदूर मांग रहा है। देश के कानून में व्यवस्था है, होना ही चाहिए। और देश के कानूनों को लागू कराने की बात अगर मजदूर करता है तो बगावत है। अगर ये बगावत मानते हैं तो बगावत है। उन्होंने वही बात कही, कानून लागू करने की, वही भी बात कर रहे हैं। उन्होंने भी कोई गलत बात नहीं की है। सही दिशा में ले जाना है तो कानून का ही राज रहेगा और कानून का होना चाहिए। मुद्दा सिर्फ ये है कि हम मालिक को खून चूसने वाला कहे, ये गलत है। एक छवि बना दी। हाँ, एक जो इमेज है मालिक का, जब समझ गया आपकी बात। हाँ। देखिए, एक छवि बन गई जो मीडिया के माध्यम से भी ज़्यादा बने कि मजदूर जो है वो उसका शोषण होता है और मालिक उसका खून चूसता है। एक इमेज उसका बना हुआ है। क्योंकि ये इमेज, क्योंकि वेस्ट में ऐसा हुआ नहीं है। तो वेस्ट को ही मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जिस चाइना में ये थॉट डेवलप हुआ कि मजदूर का शोषण होता है, जिस रूस में हुआ, आज उस चीन में जाके देखिए, रूस में जाके देखिए, यहाँ से खराब हालत नहीं। मजदूर आपका प्रोडक्शन का पार्टनर है।
मजदूर उसको सुविधाएं मिल रही हैं और वहाँ इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और आपके यहाँ वो ठीक उसके पीछे वजह क्या है? ये जितने ट्रेड यूनियन यहाँ पर भारत में हैं, उनका जो नेतृत्व कर रहा है उसमें ईमानदारी नहीं है। वो मालिकों से मिलके भी वहाँ शोषण कर रहा है, वो मालिकों से मिलके भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, उससे भी बार्गेन कर रहा है। पैसे बंधे हुए हैं, आप जाते हैं और मालिकों से पैसे उठा लेते हैं। ये एक सच्चाई है। जैसे सारे मालिक एक जैसे नहीं है और सारे मालिक वैसे ही सारे नेता भी एक जैसे। हम एक उपाय की दिशा में बात करें, अगर वो लेफ्टिस्ट वाला नक्सली हमको आवाज करनी है तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। हम किसी अच्छे विचार के साथ बात सॉल्यूशन के लिए बैठे। दोबारा शुरू करते हैं। जो आपने बात कही है, सारे मजदूर यूनियन के नेता खराब नहीं है और सारे मालिक भी खराब नहीं है, दोनों में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों के खराब लोगों का उदाहरण ज्यादा दिया जाता है। ये दोनों क्षेत्रों के लिए अच्छा नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। और इसलिए दोनों तरफ जो अच्छे लोग हैं, उन अच्छे लोगों को बढ़ावा दिया जाए, खराब लोगों को दूर किया जाए और उनको ठीक किया जाए। ये उपाय का एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। आप क्या उपाय मानते हैं? नहीं, उपाय 2-3 स्तर पे करना पड़ेगा। एक तो जो बदलाव आया है देश में और शासन में भी जो कुछ विचार चले कि भी वर्कर के लिए और देश के लिए काम करना चाहिए, अभी हम सबको विचार करना पड़ेगा कि भैया हमारी भलाई के लिए कोई अच्छा काम हो रहा है, किंतु फिर भी हम विरोध करते रहेंगे किसी का, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। तो अच्छे काम का समर्थन करना, सहयोग करना, बढ़ाना। जिम्मेदार ट्रेड यूनियन चाहिए तो मालिक भी और उनके ऑर्गेनाइज भी जिम्मेदार हो, वो भी इस देश की समस्या को समझे और समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करे, दबाने का नहीं। कई बार क्या होता है कि समस्या को दबा दी जाती है। वर्कर की समस्या है, जिनाए ने वो बात कह रहे हैं कि भाई ESI PF ये एक सामान्य बात है कि मजदूर बीमार पड़ जाएगा तो उसको इलाज चाहिए, बूढ़ा हो जाएगा तो खाने के लिए रोटी चाहिए। अगर पेंशन नहीं है, आज सुन के आश्चर्य होता है, आज भी PF की पेंशन कितनी है? 1000 रुपया सरकार ने घोषणा की है, बड़ी जाकर के आगे, मतलब नहीं तो 50 रुपया 60 रुपया। हमारे रूरल बैंक के कर्मचारी को भी उनके PF लागू है, तो कोई बाद में शुरू हुए होंगे, जुड़े होंगे, तो उनको आती है 1200 रुपया पेंशन। अब 1200 रुपया पेंशन से कोई बैंक का, रूरल बैंक का मैनेजर, चाय का भी खर्चा नहीं निकलता उसका। तो आज भी सरकार सोच रही है, अभी एक थोड़ा सा कह के पूरा करूंगा, अभी आज की सरकार ने ये सोचना पूर्ण क्या कि सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल, सबके लिए, वर्कर के लिए नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, फुटपाथ पे बैठने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, डोमेस्टिक वर्कर के लिए, सबके लिए सोशल सिक्योरिटी का एक प्रावधान उन्होंने रखा है। मैं भी गया हूं उस मीटिंग में, किंतु उनकी जो देख रहे हैं वो भी लेबर डिपार्टमेंट के अच्छे नौजवान अधिकारी है, किंतु साहब हमारे लेबर डिपार्टमेंट से ही हमको सहयोग नहीं मिल रहा है कि इस कोड को, सोशल सिक्योरिटी कोड नया बनने जा रहा है जिसमें सबके लिए सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान है, किंतु उसको भी सहमति चाहिए, संसद में सहमति चाहिए, सब जगह चाहिए। तो इसको लिए भी प्रयत्न करना पड़ेगा। तो सरकार अच्छा काम कर रही है, उसको फुल सपोर्ट चाहिए। कहीं कमी है उसको दूर करने के लिए जिस रूप में भी करना पड़े, चर्चा करना, समाचार पत्र पत्रिका के माध्यम से विषय आना, आंदोलन भी करना पड़े, करेंगे, किंतु केवल आंदोलन करना, केवल अंध विरोध करना किसी बात का, ये भी ठीक नहीं है। और एक बात तो वापस लाना पड़ेगा कि भाई आज देश के लिए उद्योग हैं, उद्योग उद्योगपति के लिए नहीं है, उद्योग मजदूर के लिए भी नहीं है, वो देश के लिए है। अगर वर्कर को भी ये लगे कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूं, उद्योगपति को भी लगे कि मैं इंडस्ट्री के माध्यम से जो कुछ उत्पादन हो रहा है वो देश की पब्लिक के लिए है, तो देश के लिए काम करने की भावना आएगी तो सब मिलके काम करेंगे और मालिक अधिक से अधिक मुनाफा। मैं दिखा दूं, जैसा आप पीछे कहा है, वास्तव में वो सत्य है, इसको नकार नहीं सकते हैं। आज 90% CA, माफ करना मुझे, मैं बड़ी कटु बात कह रहा हूं, वो जो बैलेंस शीट बनाते हैं, धंधा करते हो, टैक्स बचाने की रास्ता, हमारी मोदी सरकार ये कह रही है कि टैक्स लाओ, जमा कराओ, जमा कराओ, सरकार में टैक्स नहीं आ रहा है। केवल कितना 80 लाख लोग शायद टैक्स पेयर है देश में, 125 करोड़ में। ये टैक्स चोरने का रास्ता तो CA बताते हैं, कैसे बचाना टैक्स, इसको ठीक करने की जरूरत है। तो मालिक भी पर्याप्त जो जिनान बनता टैक्स देना, हाँ घाटे में है, कमी है, उसका उपाय अलग क्या करना है कि उद्योग घाटे में ही रहेगा, चल नहीं सकता घाटे का उद्योग, कोई भी वो प्रॉफिट में आना चाहिए। और ये कुब्बत भी चाहिए कि उद्योग प्रॉफिट में लाने वाला ही उद्योग चलाए, घाटे वाला सौदा तो सरकार पे और बैंकों पे भार है। बिल्कुल। हाँ। मैं सुजीत मिश्रा। सर, मेरा प्रश्न ये है कि विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे मजदूरों की जो दशा बेहद दयनीय है,
उनमें मेरा सर सबसे अहम प्रश्न ये है कि आज 70 साल के भारत आज़ादी के बाद भी आज मज़दूरों की बुनियादी ज़रूरत है, जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्यूनतम वेतन। सर मेरा प्रश्न यह है कि उनकी मुख्य रूप से इनका जिम्मेवार कौन है? उनके मुख्य रूप से उनका मतलब गुनहगार कौन है आखिर? सर यही मेरा प्रश्न। मेरा नाम किरण है। मेरा प्रश्न यह है, क्या मजदूर संगठन के राजनीतिक दल, चलिए आप बोल नहीं पा रहे लेकिन आपके मन का सवाल मैं पूछता हूँ, क्या हिंदुस्तान में जहाँ राजनीति इतनी नीचे निम्न स्तर पर गिर चुकी है, किसी भी राजनीतिक दल का कोई मजदूर यूनियन विंग होना चाहिए क्या आपका क्या मानना है, होना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जब वो सत्ता में नहीं रहेगा तो मजदूर को हथियार बनाएगा, और जब सत्ता में आएगा तो मजदूर का हित दूर रखेगा। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र की यूनियन राजनीतिक पार्टियों से दूर होनी चाहिए, राजनीतिक पार्टियों की नहीं होनी चाहिए। वास्तव में तो गैर राजनीतिक ही होना चाहिए, ट्रेड यूनियन नहीं होना चाहिए। कैसे बताइए? देखिए क्यों होना चाहिए? बताइए। ये चर्चा जो आप अपने मुद्दे पे बोलिए सिर्फ। हाँ पूरा भाषण वही बोलूँ। जो आज चर्चा जो हो रही है मजदूरों के ऊपर, ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक से नहीं लेस होना चाहिए ट्रेड यूनियन। क्यों राजनीति से नहीं लेस होना चाहिए? यही मेरा प्रश्न है कि जब तक राजनीतिक शिक्षा ग्रहण नहीं होगा तब तक मजदूर आगे काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मांगेगा न्यूनतम वेतन कैसे, ये साई कैसे मांगेगा? राजनीतिक दल क्यों जरूरी है? राजनीतिक दल इसलिए नहीं होना चाहिए, कुछ उदाहरण देता हूं। लेफ्ट की 35 साल सरकार रही बंगाल में, लेकिन वृंदा करात, प्रकाश करात मजदूरों की बात दिल्ली में करते थे, बंगाल में जाके चुप होते थे। वो त्रिपुरा में नहीं करते थे, केरला में नहीं करते थे। लेफ्ट और बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, किसी की भी नहीं है। बात है राजनीतिक, उनकी यूनियन होना चाहिए, उनका नेता होना चाहिए, लेकिन राजनेता नहीं होना चाहिए, नेता होना चाहिए, राजनेता। मेरे साथी सीनियर है, आप बुरा मत मानना। 2 सितंबर जो निकल गया उस पर स्ट्राइक थी। राजनीतिक दल बीएमएस जो है सारे हिंदुस्तान ने मिलकर स्ट्राइक मजदूरों की थी, और जब सरकार का दबाव पड़ा था तो यही बीएमएस ने अपने हाथ खींच लिए थे। इसलिए राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। अभी हम नहीं होना चाहिए ना। हाँ नहीं होना। एक मिनट में आपको और मैं आपको बता दूं, जो मजदूर को पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया एक अछूत मान रही है, उसके प्रति में कोई नहीं दुनिया नहीं मान रही। ये लेफ्टिस्ट विचार हटा दीजिए। ऐसा होता तो मैं नहीं कार्यक्रम करता है। और कोई अब ये गलत बोलिए, आप गलत मत बोलिए। नहीं देखिए, मेरी बात आप सुन लीजिएगा। अभी किसी भी मजदूर की अगर यहाँ कोई डिमांड हो जाए, मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ, तो मजदूर अगर थाने में एफआईआर कराने जाएगा तो मजदूर की बात नहीं सुनी जाएगी। पहले वो चाहे मीडिया हो या कोई भी पहले उस मालिक से पूछेगा अपना कि भाई क्या है, और वहां सौदेबाजी होगी। बिल्कुल क्योंकि बाजार, फिर आता हूं उस पे, क्यों हम इसको ये बाजार हो गया। एक सेकंड के लिए एक विषय को थोड़ा स्पष्ट कर लीजिए। 2 सितंबर 2015 की स्ट्राइक की बात आई है। उस समय देखिए भारतीय मजदूर संघ जिसकी चर्चा की है, सबको भी जानकारी में आना चाहिए, हम जॉइंट फ्रंट से मजदूरों की लड़ाई मिलकर लड़नी चाहिए, किंतु नॉन पॉलिटिकल लड़ाई होनी चाहिए। 2 सितंबर की स्ट्राइक के पहले सरकार ने बातचीत का आमंत्रण दिया, कहा आइए बातचीत करते हैं। तो जिम्मेदार ट्रेड यूनियन का क्या भाव होता, भाई मजदूर की समस्या पे बात करने के लिए तैयार है अगर सरकार या मैनेजमेंट तो बात करेंगे, नहीं हड़ताल के बाद बात करेंगे। ये हड़ताल के बाद बात करने का मतलब क्या है? वो पॉलिटिकल एक आंदोलन करना, हड़ताल करना और बात बाद में करेंगे, बिल्कुल होना नहीं चाहिए। तो ये गलत था, इसलिए आप समझिए उसको। तो आपके नेताओं ने आपको भ्रमित किया, ठीक कर लीजिए। हम इस विषय को लेंगे नहीं। हाँ, अब उपाय की दिशा में जा रहे हैं, आप क्या उपाय देखते हैं? उपाय यही देखता हूं कि मेरा थोड़ा विचार अलग है। मेरा ये मानना है कि राजनीतिकरण होनी चाहिए, क्योंकि आप जितना भी समाप्त करने की कोशिश करेंगे उतना ही ये हो जाएगा। मान लीजिए इनके पास मजदूर हैं, इनके पास 1000 वोट्स हैं, तो कहीं ना कहीं जब इलेक्शन के समय होगा तो मैं एज ए राजनीतिक दल इनको बुलाऊंगा और कहूँगा मुझे 1000 लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो राजनीति को
दूर नहीं करना चाहिए। राजनीति भी एक बहुत अच्छी चीज है, गलत राजनीति जो हुई है, वोट के दिन दिए जाने वाले आश्वासन और 5 साल इनमें फर्क होता है, इसको आप पहले समझिए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। आप क्या बिल्कुल वो हो जाता है क्या, फिर वो ठेकेदार हो जाते हैं। बिल्कुल, कि हमारे इतने वोट हैं, आप कितने पैसे देंगे, ये गड़बड़ हम है। शिफ्ट करेंगे आपकी। ठीक है, आप उपाय की दिशा में कोई रचना या इस विषय पर कुछ? देखिए, आज हम जिस परिपेक्ष को लेकर यहाँ बैठे हैं, वास्तव में हृदय से अगर हम जुड़े, एक चौपाई बहुत अच्छी आती है, मात पिता बालकन ही बुलावई। आज हम पुराने परिप्रेक्ष्य में जाएं, मुझे याद आती है अपनी दुर्घटना। मैं बहुत छोटा था, मेरी दादी जब खेत पे जाती थी तो एक बहुत ही गरीब मजदूर था, वो हमारे बटाई पे काम करता था। मेरी दादी उसने पूछा तुम्हारे कितने बच्चे? उसने कहा 7। कितने जानवर? उसने कहा 5। जो 20 कुंटल गल्ला हुआ था, दादी ने कहा कि बेटा तुम मेरे घर में हो, ये सारा तुम्हारा है, बंटवारा नहीं करेंगे। मात पिता बालकन ही बुलावई, उदर भरे बस धर्म सिखावई। ये बाबा तुलसी ने लिखा है। आज हम संयोग और हम अपनी सहभागिता, कम से कम भावनाओं तक रूप से जो कार्यक्रम किया जा रहा है, हम बिना किसी भेदभाव के, ना हम मालिक को दुश्मन माने, ना मालिक मजदूर को नौकर माने, उस सहभागिता से अगर मेरी इंडस्ट्री चल रही, मेरे खेत पे कोई काम कर रहा है, उसको उतना हक देना शुरू कीजिए। ये निश्चित है, आज हमारे जो बड़ी परंपरा आ रही, सारा का सारा सामान हमें चीन से लेना पड़ रहा है। आज उन्होंने टाई अप किया, मजदूर को सहभागिता दी, पूरे विश्व में एक माहौल बनाया और पूरा विश्व लेने को मजदूर है। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं पूरे भारतवासियों से, इस दूरदर्शन चैनल की तरफ से, यहाँ मालिक भी बैठे हैं, मजदूर भी बैठे हैं, मर्यादाएं अब तोड़ने से कौन डरता है? भूखे गरीब पेट को अब कौन भरता है? माता पिता गुरु वृद्ध नारी और मजदूरों की बोलो मगन निस्वार्थ सेवा कौन करता है? आज संकल्प लिए हम पूरे भारतवासी, निर्बल को दे सहारा, आओ खड़ा करें हम। निर्बल को दे सहारा, मजदूरों को दे सहारा, आओ खड़ा करें हम। इन पूंजीवादी नारों पर ना अड़ा करें हम। दीवारें जो बना ली हमने हैं पूंजीवाद की, इनको तोड़ यार आओ आंगन पड़ा करें हम। साहूकार साथियों, एक मैं लक्ष्य देना चाहता हूं, मेरे ताऊ जी की आड़त थी, उससे दशांश हिस्सा पूंजीपतियों से प्रार्थना करता हूं। दशांश हिस्सा निकाला जाता था, उस 10वें हिस्से को मेरे ताऊ जी की औलाद नहीं थी। वो कहते थे, जो सेठ जी हमारे बैठते थे, मैं कहता था ताऊ जी उस गल्ले में से कुछ सामान चुराया करते हैं, वो कहते थे इनका नाश होगा बेटे। उस दशांश हिस्से को निकाल के अगर मेरे मजदूर की बेटी की शादी है और कोई पूंजीपति जाके खड़ा हो जाए उसके दरवाजे, बेटे चिंता मत कर रहे, तुम्हारी नहीं मेरी बेटी की शादी है, आप यकीन मान लीजिए पूरा पूंजीवाद, सारा मजदूर आपके लिए जान देने के लिए खड़ा हो जाएगा। और जिस दिन मजदूर अपना शाम को सेठ से कहेगा, अगर आपत्ति काल में विपत्ति काल में हमारी मजदूर इंडस्ट्री बैठने वाली है, हम 12 घंटे क्या 24 घंटे काम करेंगे। साहूकारी अधिकारी मंत्री संती ठाट बाट, साहूकारी अधिकारी मंत्री संती ठाट बाट, पद वाला नहीं अभिमान साथ जाएगा। पाउंड नोट डॉलर ना हीरे मोती कोटी कार, ना ही सोना चांदी धन दान साथ जाएगा। दास दासी दीवान न दरबारी, दास दासी दीवान न दरबारी दरबार, ना ही साथ तेरे मेरे तेरा मेरा दरबान जाएगा। सद कर्मों से है कमाया जो मदन धर्म, बस इन दीन दुखियों को दान साथ जाएगा। हम एक संकल्प लें, हम भारतवासी हैं। बिल्कुल, हमें इस कार्यक्रम के द्वारा, कार्यक्रम के आखिर में मैं तो यही कहूंगा कि हम हिंदुस्तानी सोच के आधार पर जीवन के सारे क्षेत्रों की परिकल्पना करते हैं, और इसलिए मजदूर क्षेत्र हो, मजदूर की भूमिका हो, मालिक की भूमिका हो, या जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी भूमिका क्यों ना हो, ये सारी भूमिकाओं का एक ही जवाब है, और वो हिंदुस्तानी सोच। अगर इस सोच के साथ हम जाएंगे तो इस समस्या से हम निश्चित तौर पर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम से मैं हिंदुस्तान के बाकी मीडिया को भी आह्वान करता हूं कि वो भी मजदूरों के लिए अपने चैनल पर समय दे, टाइम दे और इनकी आवाज को आगे बढ़ाएं। और आज के कार्यक्रम से मैं ये भी घोषणा करता हूं कि हम सुदर्शन पर एक नियमित कार्यक्रम चलाएंगे जो मजदूर दर्शन नाम से रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस।